अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। एक तरफ जहाँ हुकूमत सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के दावे कर रही है, अदलिया का तवाज़ुन अपने हक में करने की कोशिशें कर रही है, वहीं तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्ज़ाम आयद कर रही है, मुआशी तरक्की के दावों को झूठा करार दे रही है और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत की बका के लिए अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाने की कोशिशें कर रही है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात भी सामने आ रहे हैं। खासतौर पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ है और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ अपोजिशन का एक इत्तेहाद बनाना चाहती है और एहतजाज, मुजाहरों, लॉन्ग मार्च, धरनों और पार्लियामेंट के अंदर मुजाहमत की मुतअद्दिद नाकाम कोशिशों के बाद अब अपोजिशन की तमाम छोटी बड़ी जमातों को इकट्ठा करके ईद के बाद तहरीक चलाने का दावा कर रही है। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक से ज़ायद बार मौलाना फजलुर रहमान और शाहिद खान अब्बासी से मिल चुके हैं। हाल ही में सिंध का दौरा करके GDA और सिंध की दीगर जमातों की क़यादत से भी मुलाकात कर चुके हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का फैसला किया है, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातों को शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा इमरान खान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को 3 खुले खतूत लिख चुके हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी को भी खतूत लिख चुके हैं। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस से मुलाकात भी की है और आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं, जो मैं लिखूंगा। जेल जो है वो एक कानून के ताबे एक इदारा है, वो किसी की ख्वाहिश के ताबे एक इदारा नहीं है और जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी एक वज़ीर आज़म वो उनको नहीं मिल रहे। ये बात हम बिल्कुल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हुक्म दिया है कि जो लोग भी वजारती ओहदों पर या हुकूमत के किसी और ओहदे पर फाइज हैं वो पार्टी के ओहदे छोड़ दें। जेल के अंदर से ख़त लिखने का तस्करा आज सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ, जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच के सामने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दलाइल देते हुए इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि FB अली केस में एतजाज़ एहसन ने आपको बताया कि ट्रायल कैसे होता है। फेयर ट्रायल तो दूर की बात, जेल ट्रायल में कागज़ का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि कागज़ का टुकड़ा नहीं ले जाने देते तो ख़त कहाँ से आ जाते हैं। आज समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के केस का भी तस्करा किया और रिमार्क देते हुए कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। दूसरी तरफ आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान की सेहत के हवाले से अलीमा खान का कहना था कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए खबर निकाली गई कि इमरान खान बेहोश होकर गिर पड़े। इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। इस पर अलीमा खान को साफ़ी ने याद दिलाया कि ऐसी खबरें पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से ही जारी की जाती हैं और हाल ही में कासिम सूरी ने भी ऐसी बात की थी। तो इस पर अलीमा खान ने कहा कि कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर हैं, उनको क्या पता। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी। इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी बात से कैसे गुफ्तगू हो। लेकिन ये जो खबरें हैं, ऐसी तशवीशनाक खबरें जो हैं, ये तो PTI के सोशल मीडिया हैंडल्स के ज़रिए ही सामने आती हैं। तो जून में खान साहब आइसोलेशन में थे, कासिम खान सूरी ने खबर दी जी कि उनको पता नहीं क्या खाने में मिलाया गया, उनकी जहनी हालत ही ख़राब हो गई है। तो ये खान साहब को बताया आपने कि हमारे लोग ही हैं? जी जी। लेकिन कासिम सूरी तो मुल्क से बाहर है, उनको कैसे पता चलो? सोर्स ही होगा ना कोई। ये सोर्सेज का ना, जब इमरान खान से मुलाकात हो वो बेहतर है बनस्बत इसके कि हम सोर्सेज के ऊपर जाएँ। सोर्सेज तो शैतानियाँ कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर यकीन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा सलमान अकरम राजा से शेर अफजल मरवत के हवाले से भी सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पार्टी अहदेदारों पर एतमाद का इजहार किया है। शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके हैं। ये दो टोक फैसला है। जो शख्स पार्टी में आना चाहता है उसे अपनी ज़बान को लगाम देना हो। जो लोग पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी पर हमले करते हैं या पार्टी के खिलाफ काम करते हैं, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है। कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है।
शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी ज़ुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो, तो मैं इसलिए बात नहीं करूँगा। सलमान अकबर राजा का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब शेर अफजल मरवत मुसलसल खुद को पार्टी से निकाले जाने का इल्ज़ाम उन पर लगा रहे हैं और बार बार अपनी पार्टी से ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। शेर अफजल मरवत की हिमायत में तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा भी सामने आए थे, लेकिन इसके बावजूद आज अडयाला जेल से उनके लिए सख्त पैगाम आया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 2025 को हल्फ उठाने के बाद से ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के अहम तनाज़ात में अमेरिका के किरदार और पॉलिसी को बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ और जारहाना इक़दामात से आलमी मंजरनामा अक्सर तब्दील होने की सूरत हाल पैदा हो गई है। जहां गजा को कब्जे में लेने की ट्रंप की अग्रेसिव पॉलिसी पर उनके अरब इत्तेहादी हैरान और परेशान हैं, वहीं अब यूक्रेन से मुताल्लिक पॉलिसी और इक़दामात पर ट्रंप के यूरोपीय इत्तेहादी इंतहाई तशवीश का शिकार हैं। और यूक्रेन से मुताल्लिक ट्रंप की यह पॉलिसी ना सिर्फ गैर मामूली नौयत की है, बल्कि ये इंतहाई गैर मुतवक्के और हैरान कुन भी है। ट्रंप यूक्रेन जंग के हवाले से मुसलसल अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी यूरोप को पसे पुश्त डालते हुए रूस जैसे सख्त हरीफ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक गैर मामूली पेशरफ्त में अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूरोप के बजाय रूस का साथ दिया है, जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती है। BBC के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले को 3 साल मुकम्मल होने के मौके पर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 बार रूस का साथ दिया है, जो जंग के बारे में ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ की तब्दीली को वाज़ेह करता है। सबसे पहले अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रूसी इक़दामात की मज़म्मत और यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की हिमायत में आने वाली एक यूरोपीय करारदाद की मुखालफत कर दी और रूस, शुमाली कोरिया और बेलारूस जैसे ममालिक के साथ खड़ा रहा और उसके खिलाफ वोट दिया। फिर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में एक करारदाद पेश की और उसे मंजूर कराया, जिसमें यूक्रेन तनाज़े को ख़त्म करने का तो कहा गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। सलामती काउंसिल ने अमेरिका की यह करारदाद मंजूर कर ली, लेकिन अमेरिका के 2 अहम तरीन इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस ने इस करारदाद में तरमीम करने की कोशिशें वीटो होने के बाद रायशुमारी में हिस्सा ही नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका के दरमियान ये इख्तिलाफ पीर को उस वक्त सामने आया जब अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असेंबली में अमरीकी सिफारतकारों ने रूस और यूक्रेन तनाज़े के दौरान होने वाले जानी नुकसानात की मजम्मत में अपनी एक महदूद करारदाद पेश की और इस तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया। लेकिन इससे पहले यूरोपीय सिफारतकारों ने एक मज़ीद तफसीली करारदाद पेश की थी, जिसमें रूस को मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था और यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 93 वोटों से यूरोपीय करारदाद की हिमायत की, लेकिन गैर मामूली तौर पर अमेरिका ने रूस, शुमाली कोरिया, इसराइल, बेलारूस, हंगरी और सूडान समेत इस करारदाद के खिलाफ वोट देने वाले 11 ममालिक का साथ दिया, जबकि 65 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा जनरल असेंबली ने अमरीकी करारदाद को तरमीम के बाद मंजूर कर लिया। इस तरमीम में यूक्रेन की हिमायत करने वाली बात शामिल की गई, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसके बाद अमेरिका ने अपनी गैर तरमीम शुदा करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में पेश कर दी, जिसमें तनाज़े के खात्मे का मुतालबा किया गया था, लेकिन इसमें रूस पर कोई तनकीद नहीं की गई थी। यह करारदाद 10 वोटों से मंजूर हो गई। अमेरिका, रूस, चीन और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया, लेकिन अमेरिका के अहम इत्तेहादियों बरतानिया और फ्रांस समेत डेनमार्क, यूनान और स्लोवेनिया ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रूस की मौजूदा हिमायत इंतहाई गैर मामूली है, लेकिन यह पॉलिसी उनकी जानिब से दूसरी मरतबा सदर बनने के बाद से मुसलसल देखी जा रही है और वो रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में भी मुसलसल रूस की साइड लेते नजर आ रहे हैं। पहले सदर ट्रंप ने यूक्रेन जंग पर बाइडेन इंतजामिया की पॉलिसी के बरक्स तनाज़े के अहम फरीक यूक्रेन को ही बाईपास करके रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया और 18 फरवरी को सऊदी अरब की मेज़बानी में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव के दरमियान एक बाज़ाब्ता मुज़ाकराती नशिस्त भी हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मज़ीद मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ करते हुए मुज़ाकरातकारों के नाम भी दे दिए और इन मुज़ाकरात के बाद जो तस्वीर सामने आई उससे बाइडेन की जानिब से रूस को सिफारती तौर पर तनहा करने की अमरीकी पॉलिसी भी ख़त्म हो गई और इस मंजर को आलमी मीडिया रूस की बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। इसी तरह ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन और अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों के बगैर रूस के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया, बल्कि वो रूस के बजाय यूक्रेन को ही इस जंग का जिम्मेदार और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे रहे हैं और रूसी सदर पुतिन को डिक्टेटर करार देने से कतरा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए इमदाद और फौजी हिमायत में भी बड़ी कमी कर दी है और साथ ही ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन पर दबाव डाल रही है कि वो एक मुआहदे पर दस्तखत करे
जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन से तकरीबन 500 अरब डॉलर्स मालियत की नायाब मादनियात निकालने की इजाज़त दी जाएगी जो उन्होंने यूक्रेन जंग पर खर्च किए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमेरिका ने उन्हें इतने पैसे तो दिए भी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इस मौजू पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस सारी सूरत हाल में आज रूस के सदर पुतिन ने कहा है कि वो अमेरिका को रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के इलाकों में मौजूद नायाब मादनियात के ज़खायर तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा ट्रंप ने मुसलसल अपने अहम यूरोपीय इत्तेहादियों को अपने दिफाई अखराजात बढ़ाने और जंग में ज़्यादा किरदार अदा करने के लिए धमकियां भी दी हैं। जबकि रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अक्सर माहिरीन का मानना है कि इन मुज़ाकरात से रूस सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। ट्रंप के इन इक़दामात पर अहम यूरोपीय ममालिक और अमरीकी इत्तेहादी न सिर्फ इंतहाई हैरान हैं, बल्कि वो इन इक़दामात पर सख्त मौक़िफ़ भी इख्तियार कर रहे हैं और इससे यूरोप और अमेरिका के दरमियान तवील और तारीख़ी इत्तेहाद भी खदशात से दो चार हो रहा है और नई आलमी सफ़बंदी होने का भी इम्कान है। और इस नए मंजरनामे में चीन एक अहम फरीक बन सकता है। पीर को फ्रांस के सदर मैक्रोन की ट्रंप से होने वाली मुलाकात में भी कुछ इसी तरह के मनाज़िर देखने में आए और एक मौके पर जब ट्रंप ने यूक्रेन की फंडिंग से मुताल्लिक एक दावा कर दिया तो मैक्रोन ने उन्हें फैक्ट चेक करके हैरान कर दिया, मगर ट्रंप फिर भी बोलते नजर आए। France support the US being compensated? I support the idea to have Ukraine first being compensated because they are the one to have lose a lot of their fellow citizens and being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they were the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that. If you This is my believe wish. that, it's okay with me. Mr. President, They get their money back, we don't, and now we do. But, you know, that's We will only fight fair. both. मुलाकात के दौरान फ्रांसीसी सदर का यूक्रेन से मुतालिक मौक़िफ़ ट्रंप के मौक़िफ़ से बिल्कुल मुख्तलिफ था और ये महसूस भी हुआ। रॉयटर्स के मुताबिक पीर को होने वाली मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर अमरीकी सदर ट्रंप और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान इख्तलाफात वाज़ेह थे, जो ट्रंप की यूक्रेन जंग को जल्द ख़त्म करने की कोशिशों पर यूरोप और अमरीका के दरमियान तकसीम को जाहिर करता है। बातचीत के दौरान ट्रंप और मैक्रोन ने सालों पुराने अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर दोस्ताना अंदाज में बात की। ताहम मैक्रोन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो कुछ अहम मसाइल पर ट्रंप से इख्तलाफ रखते हैं, खासतौर पर जब वो यूक्रेन पर रूसी हमले की 3री एनिवर्सरी मना रहे थे। ट्रंप ने मुलाकात के दौरान रूसी सदर पुतिन को डिक्टेटर कहने से इनकार कर दिया। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दे दिया था, लेकिन मैक्रोन ने कहा कि यह बात वाज़ेह है कि इस तनाज़े में जारियत रूस ने की है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर ट्रंप ने पिछले हफ्ते वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज किया था, जबकि ट्रंप ने यूक्रेन में फौरी तौर पर जंग बंदी की ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा कराने की कोशिश कर रहे हैं और मुआहिदा तय पाने के बाद वो पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जा सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स सदर मैक्रोन ने इस मामले पर ज़्यादा सोच समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसका आगाज़ जंगबंदी से हो और इसके बाद एक अमन मुआहिदा हो जिसमें सिक्योरिटी की ज़मानतें शामिल हों। इस हवाले से सदर मैक्रोन ने सहाफ़ियों से कहा कि हम फौरी अमन चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा मुआहिदा नहीं चाहते हैं जो कमज़ोर हो और किसी भी अमन मुआहिदे का जायज़ा लेना, चेक करना और तस्दीक करना ज़रूरी है। ताहम दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि एक अमन मुआहिदा तय पाने के बाद यूक्रेन में यूरोपीय अमन फौज तैनात की जाएगी। ट्रंप के दोबारा अमेरिका का सदर बनने के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन उनसे मिलने वाले पहले यूरोपीय लीडर हैं, जबकि जुमेरात को बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर भी ट्रंप से मिलेंगे और मुमकिन तौर पर उनकी मुलाकात में भी यूक्रेन जंग सबसे अहम मौजू होगा, क्योंकि यूक्रेन से मुताल्लिक ट्रंप की पॉलिसी पर यूरोप में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इतवार को जर्मनी के इलेक्शंस में कामयाबी के बाद जर्मनी के मुमकिन नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तो यूरोप को अमरीकी असर से आज़ाद कराने का ऐलान कर दिया था। इतवार को इलेक्शंस में कामयाबी के बाद फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी तरजीह ये होगी कि यूरोप को जितनी जल्दी मुमकिन हो मजबूत बनाया जाए ताकि हम कदम ब कदम अमेरिका से आज़ादी हासिल कर सकें। जबकि इसके बाद कल भी उन्होंने यूरोप पर अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए जोर दिया था। बरतानवी अखबार द गार्डियन के मुताबिक जर्मनी की मुतवक्के चांसलर ने कहा है कि यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब एक ऐसी अमरीकी इंतज़ामिया मौजूद है जिसका नारा सिर्फ अमरीका है और ये हकीकत में यूरोप के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा
कि उनकी तवज्जो जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर मरकूज है। अगरचे वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहेंगे, लेकिन वो बदतरीन सूरत हाल के लिए भी तैयार हैं। इस सारी सूरत हाल में अगर यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात ट्रंप की गैर मुतवक्की शख्सियत की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, तो इससे नया आलमी मंजरनामा क्या होगा और कौन सा मुल्क यूरोप में अमेरिका की जगह लेकर इस सूरत हाल का बेनिफिशरी हो सकता है, अपना असर वसूख बढ़ा सकता है, अमरीकी इत्तेहादियों को अपने पास ला सकता है। इस हवाले से CNN पर तजिया देते हुए मारूफ अमरीकी सहाफ़ी और तजियाकार फरीद ज़करिया ने कहा कि इस वक्त अमरीका के मगरबी इत्तेहादी शदीद मुश्किल में हैं। अमरीका उनका सरपरस्त था, इसलिए वो जल्दी से दूसरे मुतबादिल तलाश नहीं कर सकते, लेकिन तवील मुद्दत में जो कुछ होने जा रहा है, ये ममालिक अमरीकियों से दूर हो जाएंगे और ये खौफ उन्हें चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात तलाश करने की तरफ ले जाएगा। Look, the dynamic right now between Trump and all liberal democratic leaders seems to be very bad. The Trump's dynamic with the autocrats, Putin, seems much better. But the reality is, in the short run, Western allies of the United States are in a bind. They have relied on the United States for their security. They have accepted U.S. leadership for decades now. And the entire security system has been built on the idea that the United States was the guarantor of the peace. The United States was the underwriter. So they can't easily find other options very quickly. But in the long run, Caitlin, what is going to happen is these countries, which are rich, powerful countries, are going to start asking themselves what kind of independent path they have to chart. And that means these countries will move away from the American sphere. They will look for a better relationship with China. They will look to find new ways to find markets, to find friends. This is the greatest gift, not just to Vladimir Putin, but to Xi Jinping. China will benefit from this more than any country, perhaps, in the world other than Russia, because this means that a lot of American allies will have to find a way to, make their way in the world, which means having better relations with China. इसके अलावा अमरीकी मीडिया यह तबसरा भी कर रहा है कि यूरोपीय ममालिक ट्रंप के इकदामात पर कन्फ्यूजन का शिकार है, उनकी कोई वाज़ेह लीडरशिप भी नज़र नहीं आ रही है। CNN के मुताबिक अमरीका की जानिब से यूक्रेन की हिमायत में हैरानकुन कमी से यूरोपीय लीडर्स और हुक्काम दंग रह गए हैं और इनमें से काफ़ी लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के इस कदर खिलाफ क्यों हो गए हैं और ट्रंप ज़ेलेंस्की के खिलाफ वही जहर आलू झूठी खबरें फैला रहे हैं जो आमतौर पर रूसी हुकूमत की जानिब से सामने आती हैं। यूरोपीय लीडर्स रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का हिस्सा भी नहीं थे और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अमेरिका कब यूक्रेन के सामने अमन मुआहिदा पेश करेगा या अपनी धमकी पर अमल करते हुए इस तनाज़े से ही पीछे हट जाएगा और उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि अब आगे आखिर क्या होगा। इस पर कुछ माहिरीन का कहना है कि यह सूरत हाल एक लीडर बनाने में मददगार साबित हो सकती है, यानी एक ऐसी शख्सियत जो यूरोप को एक मुश्तरका इरादे पर मुत्तहिद कर सके और यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करे। और इसके लिए बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन सबसे वाज़ेह उम्मीदवार हैं, लेकिन यूरोप दिफाई उमूर में अपने इत्तेहाद के लिए मशहूर नहीं है और हर बड़े यूरोपीय लीडर को इस वक्त अपने ही मुल्क में इंतखाबी या मुआशी मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा ट्रंप को कब और कितनी शिद्दत के साथ जवाब देना भी एक पेचीदा मसला है, क्योंकि यूरोपीय हुकूमतें जानती हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुक़ को तोड़ना रूस के मफाद में जा सकता है। इस वक्त ये सूरत हाल नज़र आ रही है। जब ट्रंप का इंतखाब हुआ तो इस बात की जो तवक्को की जा रही थी कि बहुत सारे गैर यकीनी इक़दामात उनकी तरफ से किए जाएंगे, इत्तेहादी भी वो उनकी तरफ देख रहे थे। अब कनाडा से लेकर यूरोप तक उनके इत्तेहादी परेशान हैं और 1 महीना तकरीबन हुआ है उनको ऑफिस संभाले हुए, जिसके बाद ये सारे इक़दामात नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जहां पुलिस मुल्ज़िम अरमगान से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है और शवाहिद जमा कर रही है, तो वहीं केस की इब्तिदा में खुद पुलिस पर मुल्ज़िम अरमगान की मुबैना सहूलतकारी करने, गफलत बरतने और मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन के साथ ताउन न करने का इल्ज़ाम लग रहा था, जिस पर अब खुद पुलिस की जानिब से थाना गिजरी में तैनात अपने ही एक एहलकार से बाकायदा तहकीकात की जा रही हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक तफ्तीशी हुक्काम ने बताया है कि मुल्ज़िम अरमगान की मुबैना तौर पर एक पुलिस एहलकार ने सहूलतकारी की है। ये पुलिस एहलकार गिजरी थाने में तैनात है, उसे इस सिलसिले में तफ्तीश के लिए बुलाया गया था। पुलिस एहलकार का मुल्ज़िम अरमगान के साथ कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। मुल्ज़िम अरमगान ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के वाक़े से पहले एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ अरमगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में मुबैना तौर पर मज़कूरा एहलकार मुलव्विस था। खबर के मुताबिक DIG साउथ असद रज़ा ने कहा है कि ASI नदीम को एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने हिरासत में नहीं लिया है। ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। मज़कूरा एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कह दिया है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ
केस में मंशियात की खरीदो फरोख्त के इल्जाम पर पकड़े गए मुलजिम साहिर को आज अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। आज तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 दिन की तौसी की इस्तदा कर दी थी, मगर अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया और साथ ही तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात में मुकदमे का चालान तलब कर लिया है। दूसरी जानिब इस केस में मुलजिम अरमगान की मुबैना सहूलतकारी के हवाले से सिर्फ पुलिस पर ही सवालात नहीं उठे थे, बल्कि जब यह मामला मुलजिम अरमगान की गिरफ्तारी के बाद बिलाखिर 10 फरवरी को अदालत में पहुंचा था तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के रवैये और फैसले पर भी कड़ी तनकीद हो रही थी और संगीन सवालात उठाए गए थे, क्योंकि मुलजिम अरमगान के घर से मुस्तफ़ा आमिर का फ़ोन बरामद होने, बड़ी तादाद में भारी असलाहा और हज़ारों गोलियां बरामद होने और छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग करके एक डीएसपी और एक एहलकार को ज़ख्मी करने के बावजूद जज सैयद जाकिर हुसैन ने पुलिस को मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड देने से ही इनकार कर दिया था और उल्टा पुलिस टीम पर ही सवालात उठा दिए थे। और मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने भी जज के रवैये पर हमारे प्रोग्राम में सवालात उठाए थे, मगर इस सब के बावजूद पुलिस ने जब दोबारा इसी जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने मुलजिम के रिमांड के लिए रुजू किया तो उन्होंने फिर रिमांड देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, जहां इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया था और फिर 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट में समाअत में इसी रिकॉर्ड से ये इंकिशाफ हुआ था कि जज सैयद जाकिर हुसैन ने पहले मुलजिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड दे दिया था और तहरीरी फैसला भी लिख दिया था, मगर फिर कुछ घंटों बाद वाइटो से अपना ही लिखा हुआ फैसला तब्दील करके मुलजिम अरमगान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया था। ये रिकॉर्ड देखने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की 4 दरख्वास्तें मंजूर कर ली थी और मुलजिम के रिमांड का केस जज सैयद जाकिर हुसैन की अदालत के बजाय इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 भिजवा दिया था, जहां से पुलिस को उसी दिन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया था। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज 18 फरवरी के मुख्तसर फैसले की तफसीली वजूहात जारी कर दी हैं और फैसले को जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने तहरीर किया है। इस फैसले में भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन के फैसले पर संगीन सवालात उठाए गए हैं। फैसले के मुताबिक इस केस में यह रिकॉर्ड पर है कि खातून शिकायत कुरुंदा के बेटे को अगवा कर लिया गया था। CIA पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद मुश्तबा मुलजिम अरमगान के घर पर छापा मारा ताकि उसकी तलाश और गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके, मगर मुलजिम अरमगान ने शदीद मुसल्लह मज़ाहमत की, जिससे एक DSP और एक पुलिस कांस्टेबल को गोलियों के जख्म आए। मुलजिम का यह अमल इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 की दफ़ा 6 के तहत दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। फैसले के मुताबिक पुलिस ने मुलजिम के घर से भारी असलाहा और एम्यूनेशन बरामद किया, जैसा कि रिमांड रिपोर्ट्स में उसकी तफसीलात दर्ज हैं। साथ ही मुलजिम का पहले से मुजरिमाना रिकॉर्ड भी मौजूद है, लिहाजा मुलजिम के खिलाफ इल्ज़ामात या मालूमात उसे पुलिस कस्टडी में लेकर उसके खिलाफ दर्ज मुकदमात की मज़ीद तहकीकात करने को जस्टिफाई करने की हद तक जायज़ हैं। रिकॉर्ड के सरसरी जायजे से जाहिर होता है कि दूसरे तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस से मुतालिक मवाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन तक पहुंचा दिया गया था, मगर जज सैयद जाकिर हुसैन ने महज मुलजिम की बदसलूकी से मुताल्लिक शिकायत पर पुलिस को रिमांड देने से इनकार कर दिया। मुलजिम ने बदसलूकी की यह शिकायत हमारे सामने भी की थी और हमारी हिदायत पर उसने अपनी शर्ट उतारी थी, मगर उसके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पर तशद्दुद का कोई नुमाया निशान नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर उसने कहा कि उसके जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद किया गया है। इस हवाले से मेडिको लीगल ऑफिसर ने जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट जारी किया था उसमें मुलजिम के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खराश के निशान जाहिर किए गए हैं। ताहम मेडिको लीगल ऑफिसर ने यह राय नहीं दी कि मुलजिम के जिस्म पर मज़कूरा चोटें और खराश की वजह उसके साथ पुलिस कस्टडी में की गई बदसलूकी है। केस के दूसरे तफ्तीशी अफसर ने हमारे सामने बताया कि 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे उसने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड हासिल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज के सामने पेश किया और जज सैयद जाकिर हुसैन ने 3 घंटे इंतजार कराने के बाद मुलजिम के मेडिकल एग्जामिनेशन के ज़बानी अहकामात जारी कर दिए, जिस पर तफ्तीशी अफसर के मुताबिक वो मुलजिम को जिना अस्पताल ले गया और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद शाम को दोबारा उसे एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के सामने पेश कर दिया, जहां जज ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने मज़ीद बताया कि मेडिको लीगल ऑफिसर ने मुलजिम के जिस्म पर जिन मखसूस खराज का जिक्र किया था वो गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत करते हुए उसके जिस्म पर आए थे। इसमें मुलजिम के साथ पुलिस की तरफ से बदसलूकी का कोई अंसर शामिल नहीं था। फैसले के मुताबिक इस तरह के हालात में भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के लिए मुनासिब तरीका यह था कि वो मुलजिम को कलील मुद्दत के लिए पुलिस की तहवील में रिमांड पर दे देते और साथ ही तफ्तीशी अफसर को यह हिदायत करते कि मुलजिम को मेडिको लीगल ऑफिसर के सामने पेश करे और फिर अगर मेडिको लीगल सर्टिफिकेट
से ये जाहिर होता कि मुलजिम को रिमांड के दौरान कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचाया गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार रखता था, बजाय इसके कि वो मुलजिम को जुडिशल कस्टडी में भेजकर घिनौने जराइम की तफ्तीश में रुकावट डालता। फैसले के मुताबिक मजिस्ट्रेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों और बेज़ाब्तियों के हवाले से हाई कोर्ट को मुतल्लिका कोड और कानून के मुताबिक जवाबदेह और काबिल एहतसाब होते हैं और हाई कोर्ट उनके जारी करदा फैसलों की दुरुस्तगी का जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार रखती है। फैसले के मुताबिक ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने रिमांड के मज़कूरा ऑर्डर्स अलग पेपर्स पर जारी नहीं किए, बल्कि 1997 के एक्ट के शेख 21E के मुताबिक तफ्तीशी अफसर की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट्स पर जारी किए। ये ऑर्डर्स हाथ से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि टाइप्ड शक्ल में हैं, जिस पर नजर पड़ते ही देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने मुलजिम के पुलिस रिमांड का हुक्म जारी किया था, लेकिन बाद में वाइटो के जरिए पुलिस कस्टडी के अल्फाज मिटाकर हाथ से दुरुस्तगी करते हुए जेसी रिमांड यानी जुडिशल कस्टडी कर दिया और दस्तखत भी नहीं किए। फैसले के मुताबिक एक्टिंग प्रोसिक्यूटर जनरल ने ज़बानी तौर पर बताया कि रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत के वक्त मुलजिम अरमगान का वालिद एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के दफ्तर में 2 घंटे के लिए मौजूद था, जिसके बाद ही जज की तरफ से पुलिस कस्टडी को तब्दील करके जुडिशल कस्टडी करने का इकदाम किया गया था। फैसले के मुताबिक ये भी काबिल जिक्र हकीकत है कि केस की तहकीकात के लिए किसी भी फरीक ने GIT बनाने की दरख्वास्त तक नहीं की थी, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव जज जाकिर हुसैन कानून के मुताबिक ऐसा हुक्म देने का इख्तियार ही नहीं रखते थे। 1997 के एक्ट की शेख 19(1) के मुताबिक ये हुकूमत का इख्तियार है कि अगर वो ज़रूरी समझे तो GIT तश्कील दे सकती है। मज़कूरा हक़ाइक़ और वजूहात की रोशनी में हमारी राय है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जज तफ्तीशी अफसर की तरफ से रिमांड की दूसरी दरख्वास्त को कानून के मुताबिक समझने में नाकाम रहे, इसलिए मुलजिम का जुडिशल रिमांड देने का फैसला गैर कानूनी, बगैर किसी जवाज़ के और कानून के खिलाफ है, जो मुमकिना तौर पर मज़कूरा जराइम की तहकीकात पर असरअंदाज हो सकता है। हमारी ये भी राय है कि GIT बनाने का हुक्म देकर एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के 10 फरवरी और 11 फरवरी के फैसलों को कलअदम करार देते हुए मज़कूरा चारों दरख्वास्तों को मंजूर करते हैं। इसके बाद फैसले में एडमिनिस्ट्रेटिव जज सैयद जाकिर हुसैन के हवाले से लिखा गया है कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को यह हिदायत की जाती है कि इस ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और होम सेक्रेटरी के सामने रखी जाए, ताकि वो मज़कूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जज के अख्तियारात को वापस लेकर किसी और जज को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों का इंतजामी जज तैनात करने के हवाले से अवाम के मफाद और इंसाफ की फराहमी के लिए मुनासिब फैसला कर सकें। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि सारे तनाज़े की वजह से 18 फरवरी को जब सिंध हाई कोर्ट ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन की अदालत के बजाय इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 के जज के पास अरमगान के रिमांड का केस भिजवा दिया था, तो इसके बाद 21 फरवरी को जज सैयद जाकिर हुसैन ने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के रजिस्ट्रार को एक गैर मामूली खत लिखा था और मुस्तफ़ा आमिर केस का रिकॉर्ड वापस ना मिलने की शिकायत कर दी थी और इस हवाले से अहकामात पर अमल ना करने पर अपने एक स्टाफ पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उसके खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी थी। जज सैयद जाकिर हुसैन पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी सवाल उठा चुके हैं और अदलिया को मुखातिब करते हुए कह चुके हैं कि अगर केस में कोताही पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई बनती है तो जज पर भी छोटी मोटी सजा बनती है। किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी 4 दिन पहले जब एक सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया जिसने गोलियां चलाई और उसको इमीडिएटली जुडिशियल कस्टडी दे दी गई और उसको पुलिस जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, पुलिस कस्टडी में नहीं गया। मैंने सुना है कि वहाँ इस किस्म के रिमार्क्स ऑनरेबल जज साहब ने दिए कि मरा तो नहीं DSP, आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, मुझे बताया गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ जज साहब से। एक कहा यह गया कि मर तो नहीं गया ना DSP, मरा क्यों नहीं, जब इतनी फायरिंग हो रही थी सिर्फ एक को क्यों लगी, गोलियां बहुत लोगों को लगना चाहिए थी अगर ये सारा वाकया हुआ है। आई होप जुडिशरी भी समझे कि अगर कोई मतलब छोटे मोटे चोर को तो आप एकदम दे देते हैं पुलिस कस्टडी जब मांगती है, पुलिस कह रही है उसको कस्टडी नहीं दी गई और इस तरीके के कॉमेंट्स दिए तो थोड़ी सी सजा छोटी मोटी उनके लिए भी बनती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान को एक बड़े मसले का सामना है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क भर में हर गुजरते दिन के साथ पोलियो की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 74 केसेस सामने आए और इस साल अब तक पोलियो के 3 केसेस सामने आ चुके हैं। 22 फरवरी को लाड़काना से पोलियो का तीसरा केस रिपोर्ट हुआ, जो कि इस साल सिंध से रिपोर्ट होने वाला पोलियो का दूसरा केस है, जबकि पहला केस खैबर पख्तूनख्वा में टाक से रिपोर्ट हुआ था। गुज़िश्ता साल कुल 74 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान से 27 केसेस सामने आए थे। इसके बाद सिंध से 23, खैबर पख्तूनख्वा से 22,
जबकि पंजाब और इस्लामाबाद से एक एक केस रिपोर्ट हुआ था। पोलियो के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए हुकूमत ने इस साल की पहली पोलियो मुहिम फरवरी में शुरू की, लेकिन इस मुहिम को भी खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और कराची में कुछ इलाकों में शहरियों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हुकूमत की जानिब से नई पोलियो मुहिम में उन इलाकों को टारगेट किया गया जहां इससे पहले पोलियो की अलामात पाई जा चुकी थी, जो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माहिरीन के मुताबिक अगर किसी इलाके में किसी भी शख्स में पोलियो की तशख़ीस हो जाए तो वहाँ 50 से 500 अफराद में पोलियो वायरस की मौजूदगी का ख़तरा होता है जो इसे कैरी करते हैं। दीगर अफराद में ये बीमारी फैलाने की सलाहियत रखते हैं और इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए मुश्तरका कोशिशों और हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। इस वक्त पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, और सिर्फ इन 2 ममालिक में पोलियो वायरस की मौजूदगी बाकी ममालिक के लिए भी ख़तरे का बाइस बन सकती है। अपने बच्चों को अपाहज होने से बचाइए, उन्हें पोलियो के ख़तरे पिलवाइए। आज ये प्रोग्राम इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।